Hey folks, welcome to our channel FinRibus। ये है एपिसोड 7 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज। आज का टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हम देखेंगे एनएससी एनबीएससी के बारे में, हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कैसे करता है। ओके, और ये मार्केट रेगुलेटर किस तरह से है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साथ परस्यू करने से पहले हमेशा की तरह हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस एपिसोड्स में हमने एक्चुअली क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने फाइनेंस को डिस्कस कर लिया है, हमने फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस कर लिया है, हमने रोल और फीचर्स देखे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, हमने इन्वेस्टमेंट, सेविंग और फाइनेंस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है ये भी डिस्कस किया है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखा है। ओके, उस स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है रेगुलेटरी बॉडीज को, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंटरमीडियरीज को डिस्कस किया है, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर फाइनेंशियल एसेट को डिस्कस किया है, हमने फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सर्विसेज को भी डिस्कस किया है। ओके, फिर डिस्कशन स्टार्ट हुई है रेगुलेटरी बॉडी से इन डेप्थ। ओके, अब रेगुलेटरी बॉडीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने रेगुलेटरी बॉडीज में डिस्कस किया है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हमने आरबीआई को डिस्कस किया, हमने सेबी को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आईआरडीए और पीएफआरडीए को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है। किसकी? सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज होता है शेयर, सिक्योरिटीज होता है डिबेंचर, इसके अलावा भी अदर सिक्योरिटीज हैं जो हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टॉक मार्केट नहीं है, आज का टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज एज अ मार्केट रेगुलेटर। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की। बाइंग एंड सेलिंग क्यों होती है? बाइंग एंड सेलिंग सेंटिमेंट्स पर डिपेंड होती है, इसलिए सेलिंग होती है। आपकी बाइंग किसी की सेलिंग पर डिपेंड करती है और किसी की सेलिंग आपकी बाइंग पर डिपेंड करती है। अगर ऐसा है तो कोई सेल क्यों करेगा और कोई बाय क्यों करेगा? ओके, वो इसलिए क्योंकि ये जो बाइंग और सेलिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, वो डिपेंड करती है सेंटिमेंट्स पे। और सेंटिमेंट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम बिहेवियरल फाइनेंस या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सेंटिमेंट्स होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर हैं। ओके, आपको लगता है कि इस कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर में होने वाली है। ओके, इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आपके सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए। ओके, वहीं पर किसी अपोजिट पर्सन को लगता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, अब इससे ज्यादा इसकी प्राइस मूव नहीं करेगी, इंक्रीज नहीं होगी, तो उसे सेल करना चाहिए। ओके, उस अपोजिट पर्सन के सेंटिमेंट्स सेल वाले हैं। ओके, आपके सेंटिमेंट्स बाय वाले हैं। सो ये डिफरेंट सेंटिमेंट ही हमें बाय और सेल करवाते हैं। कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में। जब तक ये डिफरेंट सेंटिमेंट्स रहेंगे, ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होती रहेगी। ओके, जिस दिन ज्यादातर लोगों के सेंटिमेंट्स एक जैसे होने लगते हैं, उस दिन अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगनी शुरू होती है। अब अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है, ये पढ़ेंगे हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। ओके, अभी इतना समझ लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मिरर है। किसका? स्टॉक मार्केट का। ओके, क्या करता है वो? जैसा कि मैंने बताया, स्टॉक मार्केट में जितने भी अप्स डाउन्स होंगे, जितने भी ट्रेड्स होंगे, उन सब का रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है? उन सब का रिफ्लेक्शन स्टॉक एक्सचेंज में दिखता है। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस बढ़ते हैं, घटते हैं। ओके, इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज एक मिरर का काम करता है स्टॉक मार्केट के लिए। ओके, देन ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करता है किसकी? इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। ओके, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट है जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, डिबेंचर्स की ट्रेडिंग होती है, और भी अदर सिक्योरिटीज है जिनकी ट्रेडिंग होती है। ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटीज मार्केट है। ओके,
अब स्टॉक एक्सचेंज में आपने जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए पैसे इनपुट किए हैं, आपके पैसों के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, ओके, कोई स्कैम में ना हो, इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज सर्विलेंस फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस सर्विलेंस फंक्शन के तहत अगर कोई ऑपरेटर आपके प्राइसेस के साथ, जो स्टॉक की प्राइसेस है या शेयर की प्राइसेस, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, या फिर कुछ कंपनियां आपस में हाथ मिला करके प्राइस की मैनिपुलेशन करती हैं या फिर प्राइस को फिक्स कर लेती हैं, रिगिंग करती हैं प्राइसेस को, तो उन सारे एक्शंस को नोटिस करता है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, फिर नोटिस करने के बाद, चूंकि वो रियल टाइम अलर्ट होता है, ओके, उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में कहाँ किस जगह पे कितने ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, उनका सर्विलेंस फंक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो क्या करता है, वो सेबी को इन्फॉर्म करता है, सेबी तुरंत एक्शन में आ जाती है। सेबी क्या करती है, जो हमने पहले मार्केट रेगुलेटर डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में कर लिया है। ओके, सेबी क्या करती है, सेबी डिपॉजिटरी जो है, डिपॉजिटरीज है, उनसे इंक्वायरी करती है, बिजनेस एंटिटीज जो है उनसे इंक्वायरी करती है और एक्शन में आ जाती है। ओके, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, सो इस तरह से सर्विलेंस फंक्शन के तहत स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करता है। ओके, अब वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, जैसे कि कोची स्टॉक एक्सचेंज है, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज है, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, उसे हम रीजनल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। ओके, लेकिन एनएससी और बीएससी नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ट्रेडिंग की जाती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है यहाँ पे। ओके, बीएससी एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एनएससी 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, ये सब गवर्न होते हैं किसके तहत, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर गवर्न होते हैं। ओके, अब स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे मेन बोर्ड, जैसे एसएमई, जैसे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ओके, ये सारे प्लेटफॉर्म की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। ओके, मेन बोर्ड क्या होता है, कुछ कंपनियों को मेन बोर्ड में लिस्ट होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, सेबी की रेगुलेशन 6(1) और 6(2) के आईसीडीआर 2018। अब आईसीडीआर क्या है, ये सेबी के रेगुलेशन है। ओके, इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे तब जब हम सेबी के रेगुलेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो इसमें लिस्ट होने के लिए रेगुलेशन 6(1) और 6(2) को फॉलो करना पड़ता है। ओके, उसी तरह एसएमई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्ट होती हैं आईपीओ के थ्रू। ओके, स्पेशली जिनका पोस्ट पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। ओके, ऐसी ही आईजीपी यानी कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, पहले इसका नाम आईटीपी हुआ करता था। ओके, वो क्या होती है, आईपीओ के थ्रू भी लिस्ट होती हैं और आईपीओ के बिना भी लिस्ट होती हैं, स्पेशली टेक बेस्ड कंपनीज को अलाउड है यहाँ पर। ओके, सो इस तरह के अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को या फिर कंपनीज को अपने लिए फंड रेज करने के लिए। ओके, ताकि वो अपने लिए फंड रेज कर पाए। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आईपीओ के साथ हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आईपीओ के बिना हैं। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कंपनीज को ये मौका मिलता है कि वो अपने आप को पब्लिक के सामने या फिर अपने लिए फंड रेज कर पाए। ओके, और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाए। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज इस तरह सबका ध्यान रखता है। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अकाउंटेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, किसके तहत, जो अभी हमने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 देखा उसके अंडर। ओके, अब ये क्या होता है, कंपनीज कुड लिस्ट एट एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ओके, कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सेबी का रेगुलेशन आईसीडीआर के हिसाब से उसको फॉलो करके अपने लिए फंड रेज कर सकती है। ओके, अब वो जो अगर आपकी कंपनी लिस्ट हो गई है, ओके, तो उनको किसका अकाउंटेबल होना चाहिए, सेबी के रेगुलेशन एलओडीआर का, एलओडीआर रेगुलेशन 2015, जो ये क्या कहता है, जो ये कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से अपने हर एक इवेंट्स,
अपने हर एक अफेयर्स की इंफॉर्मेशन सेबी को टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करती रहनी है। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि सेबी को पता होता है कि एक्चुअली में कंपनी कोई किस अफेयर में, किस एक्टिविटी में इंगेज है। ओके, और इन्वेस्टर्स को भी एजुकेट करने का काम सेबी का होता है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को भी पता चलता रहता है कि एक्चुअली में उन्होंने जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं वो किस एक्टिविटी में एंगेज है और उनके पैसे कहाँ तक और किस हद तक सेफ एंड साउंड है। ओके, सो इस तरह से परफॉर्म करती है। इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज एज अ मार्केट रेगुलेटर वर्क करती है। ओके, सेबी के जो रेगुलेशंस हैं उसको, उसके साथ में कंपनीज आईपीओ के साथ, आईपीओ के बिना, ओके, अपने लिए फंड रेज करने का काम करती है। स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। ओके, सो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की। सो आज हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज एज अ मार्केट रेगुलेटर कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। ओके, आज के लिए ही इतना ही। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मार्केट रेगुलेटर, वो है IRDA। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिवाइज करें फाइनेंशियल सिस्टम की सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।